दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/radio उड़ान, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/radio उड़ान, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं, और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया दिव्यांगजन का पहला डिलीवरी हब। मध्य प्रदेश के शांति एक्सप्रेस में उज्जैन में एक 60 वर्षीय दिव्यांग व्यक्ति का शव दिव्यांग कोच से पंखे से लटका मिला। मानसिक रूप से दिव्यांग व बेघर व्यक्तियों को बचाने के लिए चेन्नई में अभियान शुरू। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने लिया निर्णय, कहा सब डिविजनल हॉस्पिटल स्तर पर बनवाया जा सकेगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र। यूएस की जिम्नास्ट साइमन बायल्स ने टोक्यो ओलंपिक से मानसिक स्वास्थ्य के कारण किया नाम वापस। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वाह, ये बच्चा कितनी अच्छी फ्लूट बजाता है, कितना सुरीला बजा रहा है। मेरा नाम है सिंचन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ, और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सारे इसे मिलकर सुनिएगा, क्योंकि मैं भी इसे सुनता हूँ। ये सिंचन कहाँ से आ गया? जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और सबको घुमा दो। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सक्षम हर संडे को आप सभी के लिए लेकर आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रिलेटेड टू एंड्रॉइड फोन। हर सेशन के एंड में होते हैं कुछ आसान से सवाल, जिनका जवाब देकर आप ले जा सकते हैं अपने लिए इनाम। इस बार भी हम आपके लिए एक ऐसा ही शानदार सेशन लेकर हाजिर होंगे। इस बार का टॉपिक होगा दोस्तों ईमेल और टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स। टाइमिंग्स वही है दोस्तों, सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम ट्रस्ट पर। डेट है दोस्तों 8 अगस्त 2021। सेशन का रजिस्ट्रेशन लिंक पाने के लिए आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर 9266263638 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ना ना भूलें और लाभ उठाएं जानकारियों का। धन्यवाद। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं, और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी कुबेर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। आइए बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की तरफ। सुनते हैं खबरें विस्तार से। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने लिया निर्णय, कहा सब डिविजनल हॉस्पिटल लेवल पर बनवाया जा सकेगा विकलांगता प्रमाण पत्र।
दोस्तों, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने घोषणा की है कि उपमंडल अस्पताल स्तर पर यानी कि सब डिविजनल हॉस्पिटल लेवल पर भी विकलांगता का प्रमाणन किया जा सकेगा। अब तक केवल सिविल अस्पतालों में करवाई जांच और प्रमाण पत्र को ही सरकारी मान्यता प्राप्त थी। स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा है कि इस कदम से विकलांग जनों को लाभ होगा, क्योंकि वे अपने घरों के नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मेडिकल बोर्ड द्वारा अपना मूल्यांकन और प्रमाणन करवा सकेंगे। मानसिक रूप से बीमार और बेघर व्यक्तियों को बचाने के लिए चेन्नई में अभियान शुरू। दोस्तों, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने गुरुवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ शहर में मानसिक रूप से बीमार और बेघर व्यक्तियों को बचाने के और पुनर्वास के लिए एक अभियान शुरू किया है। हालांकि इस अभियान के शुरू होने से पहले कुछ एक्टिविस्ट लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया था। उनका कहना था कि अगर मानसिक रूप से बीमार लोगों को एक जगह रखने से वे समाज की मुख्य धारा से टूट जाते हैं और अलग थलग रहने से ऐसे लोग एक साथ आपस में भी एक दूसरे के साथ ठीक से नहीं रह पाते हैं, तो सरकार को इस अभियान को चलाना नहीं चाहिए। चेन्नई की एक एक्टिविस्ट अर्चना सेकर ने कहा है कि ऐसे अभियान मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकारों से और मानसिक स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम 2017 के अधिकारों से परे रखते हैं। सुश्री सेकर ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि अक्सर ऐसे अभियानों में बेघर लोगों को या जर्जर कपड़े पहनने वाले लोगों को जो स्थानिक भाषा नहीं बोलते, उनको शामिल किया जाता है। इनमें कई बार प्रवासी मजदूर भी शामिल होते हैं जो स्थानीय भाषा नहीं बोल पाते। मानसिक रूप से बीमार लोगों को पहचान कर शिविर में लाने के लिए लोगों में अक्सर प्रशिक्षण की कमी होती है। हालांकि निगम आयुक्त गगनदीप सिंह बेदी ने स्पष्ट किया कि योजना के तहत सभी बेघर लोग, जिनमें मानसिक बीमारी वाले लोग भी शामिल हैं, उनके साथ सम्मान और देखभाल भरा व्यवहार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री एम.ए. सुब्रमण्यम और राज्य मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तमिलनाडु के मिस्टर दारेज अहमद दोनों ने ही खास तौर पर ये कहा है कि किसी को भी जबरन या सहमति के बिना उठाया ना जाए। श्री बेदी ने आगे कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मानसिक रूप से बीमार लोगों की मदद करना है और उनका पुनर्वास करना है। जिन मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को अभियान के तहत बचाया गया है, उन्हें इलाज की जरूरत है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि सेंटर में देखभाल का वातावरण हो और उनके लिए आरामदायक हो। इस अभियान के लिए उत्तर, दक्षिण और मध्य क्षेत्रों के लिए 2 बचाव दल नियुक्त किए गए थे। कुल 6 बसेस में हर एक व्यक्ति के लिए 2 सहायक समन्वयक नियुक्त किए गए थे। पकड़े गए सभी लोगों की पीसीआर से कोविड-19 की जांच कराई जाएगी, जिसके नतीजों के अंत में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है विकलांग लोगों का पहला डिलीवरी हब। दोस्तों, वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट ने गुरुवार को कहा है कि उन्होंने दिल्ली में अपने सप्लाई चेन नेटवर्क में एक नया डिलीवरी हब जोड़ा है। इस हब को पूरी तरह से विकलांग लोगों के द्वारा ही नियोजित किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग कैटेगरी में आने वाले 50 दिव्यांगों की नियुक्ति भी हो चुकी है। वॉलमार्ट ने ये कदम विविधता बनाए रखते हुए समावेशिता को बढ़ाने के मंसूबे से उठाया है। फ्रेंड्स, इन सभी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी फ्लिपकार्ट ने सभी जरूरी सुविधाओं का ध्यान रखा है। इन 50 लोगों में डिलीवरी अधिकारी, कैशियर तथा टीम लीडर्स शामिल है। फ्लिपकार्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सप्लाई चेन के प्रमुख श्री हेमंत बद्री ने स्पष्ट किया है कि इस प्रयास के माध्यम से फ्लिपकार्ट विकलांग लोगों की रोजगार क्षमता के बारे में रूढ़ियों को तोड़ना चाहता है और समस्त विकलांगों की क्षमताओं के बारे में और विकलांग समाज की क्षमताओं के बारे में अधिक जागरूकता फैलाना चाहता है। श्री हेमंत कहते हैं कि हम केवल दिल्ली में रोज करीब 1100 से भी ज्यादा डिलीवरीज करते हैं। हम उन नीतियों और प्रक्रियाओं की भूमिकाओं को समझते हैं जिससे विकलांग लोगों को काम पर रखने में मदद होती है।
हम चाहते हैं कि दिव्यांगों के विकास के लिए हम एक समान वातावरण बनाएं और उनका पोषण करने के महत्व को भी जन सामान्य तक लेकर जाएं। दोस्तों, फ्लिपकार्ट पूरे देश में इन प्रयासों को पूरे जोर शोर से चला रहा है और अब तक 1019 से भी अधिक विकलांग लोगों से जुड़ चुका है। इस प्रयास में स्मूथ ऑपरेशन और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांगों को रोजगार देने के लिए प्रक्रियाओं, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों तथा अपेक्षाओं का व्यापक अध्ययन किया गया था। म्यूकरमाइकोसिस की वजह से हुए नुकसान उठाने वाले लोगों को पंजाब सरकार दे रही है मदद का हाथ। दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कोविड और म्यूकरमाइकोसिस की वजह से विकलांग हो जाने वाले लोगों को सभी विकलांगता योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस कोविड पैंडेमिक के दूसरी लहर के समय काफी चर्चा में रहा है। पंजाब राज्य के कोविड हालातों का जायजा लेने के बाद एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये घोषणा की है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि विकलांगता के रूप और स्तर के अनुसार ये लाभ वितरित किया जाएगा। श्री सिंह ने आगे बताया कि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को पोस्ट कोविड केयर सेंटर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के निर्माण के निर्देश भी दिए गए हैं। इन सेंटर्स में म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। हालांकि अब म्यूकरमाइकोसिस के केसेस की संख्या कम हो रही है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने इस पर नजर रखने को कहा है। साथ ही साथ कोविड-19 के संक्रमण से उभर रहे लोगों पर भी ध्यान रखा जाएगा। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हेल्थ सेक्रेटरी श्री हसन लाल ने बताया कि एम्फोटेरिसिन बी थेरेपी के बाद भी 3 से 6 महीने तक टैबलेट पोसाकोनाजोल का सेवन म्यूकरमाइकोसिस को रोकने में मदद करता है। चलने फिरने में अक्षम एक महिला ने की खेती, विकलांग बच्चों के लिए उगाए ऑर्गेनिक फल और चावल। दोस्तों, ये कहानी है तमिलनाडु की डी इंदिरा की। केवल 5 महीने की उम्र में डी इंदिरा को पोलियो हो गया था, जिससे वो 90% विकलांग हो गई। इस उम्मीद के साथ कि वो ठीक हो जाएगी, इंदिरा के माता पिता ने उन्हें एक संगठन में दाखिल करा दिया। बड़ी होते होते इंदिरा ने वहीं पर पढ़ना लिखना सीख लिया। एक दिन एक मनोवैज्ञानिक ब्रदर सेल्विन रॉय ने उसे देखा और उसे आम बच्चों के साथ पढ़ाने की ठान ली। इंदिरा को बड़ी मुश्किल से एक स्कूल की 8वीं कक्षा में एडमिशन दी गई, जहां उसने पहली बार आम बच्चों का सामना किया। चीजें नॉर्मल होने में और इंदिरा को अपने स्कूल तथा कॉलेज की शिक्षा पूरी करने में कुछ समय लग गया। इस दौरान ब्रदर सेल्विन का एक वाक्य उन्हें हमेशा प्रेरित करता रहा। असफलता से डर लगना ठीक है, लेकिन इसकी वजह से हार मान लेना ठीक नहीं है। इंदिरा ने सेंट जोसेफ कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया और अन्ना यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद इंदिरा ने ब्रदर सेल्विन की संस्था प्रेम इल्लम को ज्वाइन किया। आज 36 साल की उम्र में इंदिरा इसकी मुख्य कार्यकारिणी बन गई है। आज वे इस बात का ख्याल रखती है कि उनके गांव के अन्य लोगों को कोविड महामारी और लॉकडाउन के दौरान राहत मिल सके। 2019 में इंदिरा ने प्रेम इल्लम के बच्चों को स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराने के लिए खेती शुरू की थी। जब लॉकडाउन लगा तो उन्होंने उपज बढ़ा दी। वे आर्थिक रूप से या कोविड के कारण प्रभावित लोगों को दोपहर का भोजन प्रदान करने लगी। उन्होंने बच्चों को भी खिलाया है जिनके माता पिता कोविड से बीमार हो गए थे। वे बताती हैं कि हम हर खेती के चक्र में 25 बोरी चावल उगाते हैं। संगठन की जरूरत के लिए पर्याप्त चावल का भंडारण किया जाता है और बाकी चावल हम गांव के गरीबों में बांट देते हैं। हम संगठन के परिसर में सब्जियां और फलदार पेड़ भी लगा रहे हैं। महामारी हम सभी के लिए कठिन रही है और हम जैविक खेती के साथ एक छोटा सा बदलाव करके खुश हैं। इंदिरा खेत में जाकर खुद काम की निगरानी करती है। आज वे लगभग 30 विकलांग लड़कियों की मां समान है, जिनमें से 5 लड़कियां स्कूल जाती है और बाकियों की होम स्कूलिंग की जा रही है।
इंदिरा ने विकलांग बच्चों की मदद करने के लिए स्पेशल एजुकेशन की डिग्री भी हासिल की है। प्रेम इल्लम संगठन दान के भरोसे चल रहा है और इंदिरा और उनकी टीम दान दाताओं की तलाश कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा, रहन सहन, पशुओं का चारा, इन सब के लिए उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है। रेडियो उड़ान पर ये न्यूज सुनते हुए अगर आप भी इंदिरा और उनके बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो आप अपना दान भेज सकते हैं। खाता नंबर है 6893753941। खाते का नाम प्रेम इलम। खाता प्रकार सेविंग्स यानी कि बचत और IFSC कोड है IDIB000M072। बैंक का नाम इंडियन बैंक, शाखा मधुरांतकम। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बदलता दो जो बदलेगा समाज की सोच को। बदलता दो जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है। माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। भारत के खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पैरा ओलंपिक्स खेलों के थीम कर दे कमाल तू गीत को जारी किया गया। ये गीत न्यू दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से जारी हुआ। इस मौके पर खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री LS सिंह, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक, महासचिव गुरशरण सिंह और मुख्य संरक्षक श्री अविनाश राय खन्ना वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस गीत को जारी करते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप अपना सपना पूरा भी कर सकते हैं। कर दे कमाल तू भारतीय पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग है, जिसे दिव्यांग खिलाड़ी संजीव सिंह, जो लखनऊ के रहने वाले हैं, ने लिखा और गाया है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का विश्वास था कि उन्हें दिव्यांग खिलाड़ियों के जरिए ही इस गीत को लिखवाया जाना चाहिए, ताकि ये सभी में एक प्रेरणा बने। ये गीत जहां पैरा ओलंपिक समिति का थीम है, वहीं सभी खिलाड़ियों में जोश भी भरता है। भारतीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने इस अवसर पर यह भी कहा कि भारत इस बार का पैरा ओलंपिक्स में अपना सबसे बड़ा 54 सदस्यों का दल भेज रहा है और हम आपके खेल को पूरी तन्मयता के साथ देखेंगे। शांति एक्सप्रेस में एक पैर से दिव्यांग वृद्ध व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 4 अगस्त तड़के 4 बजे जब शांति एक्सप्रेस उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंची तो सामान्य गश्त के दौरान पुलिस को रेलवे स्टाफ द्वारा एक वृद्ध के दिव्यांग कोच के पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना दी गई। पुलिस का ये कहना है कि वृद्ध व्यक्ति गांधीनगर इंदौर निवासी है, लेकिन अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। वृद्ध व्यक्ति के पास से एक जोड़ी बैसाखी और उसके कपड़ों की जेब से एक चाबी बरामद की गई है। सिल्वर लाइनिंग्स में नौकरी का मौका। दोस्तों, दिल्ली में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पुरुष कंप्यूटर और स्पेशल एजुकेटर शिक्षक के लिए तत्काल नौकरी का अवसर है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन यानी आवश्यक पात्रता कुछ इस प्रकार है: NVDA
और जॉस के साथ उन्नत कंप्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन में स्नातक यानी बैचलर की डिग्री आवश्यक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अच्छा संचार कौशल माने के कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना जरूरी है। इस पोस्ट के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करने वाले उम्मीदवार की अपेक्षा की जाती है। यदि आपके पास ये योग्यताएं और कौशल है तो कृपया अपना बायोडेटा प्रीति मोंगा को भेजें। उनका ईमेल आईडी है preeti.monga@gmail.com या आप अपना बायोडेटा व्हाट्सएप करें। नंबर है 9871701646। कृपया इस संदेश को अपने सभी संपर्कों के साथ शेयर करें। यूएस की जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने मानसिक स्वास्थ्य के कारण अपना नाम टोक्यो ओलंपिक्स से बाहर कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक्स में व्यक्तिगत ऑलराउंड जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के फाइनल से सिमोन बाइल्स ने अपना नाम वापस ले लिया है। सिमोन ने एक दिन पहले टीम इवेंट से नाम वापस ले लिया था और फिर उनकी जगह जेड कैरी ने फाइनल में हिस्सा लिया। 24 वर्षीय सिमोन ने बताया कि उन्होंने आरियाके जिम्नास्टिक सेंटर के इंडिविजुअल ऑलराउंड फाइनल से भी अपना नाम वापस ले लिया था। उम्मीद का एक बड़ा भार वहन करते हुए पहले ही अपने करियर में 9 ओलंपिक खिताब वे जीत चुकी हैं। लेकिन इस तरह से खेल से बाहर हो जाने की वजह से उनके हाल ही के कुछ प्रदर्शनों पर गंभीर संदेह किया जा रहा है। रियो 2016 में जीते उनके 4 स्वर्ण पदकों पर भी अब संदेह की स्थिति निर्माण हो रही है। अमेरिकी महासंघ ने कहा है कि सिमोन के दैनिक मूल्यांकन के नतीजे देखकर अगली कार्यवाही की जाएगी। हम सिमोन के फैसले का तहे दिल से समर्थन करते हैं और उनकी भलाई को प्राथमिकता देने में उनकी बहादुरी की सराहना भी करते हैं। इसमें उनका साहस दिखता है और ये भी दिखता है कि क्यों उन्हें इतने सारे लोग आदर्श मानते हैं। टीम इवेंट से बाहर होने के बाद सिमोन ने कहा कि मेरे लिए यही सही है। इस समय मुझे अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं अभी खुद पर इतना भरोसा नहीं करती जितना पहले करती थी। अब मैं अधिक नर्वस हो जाती हूँ। दोस्तों, उनके इस कदम के लिए उन्हें दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। मिशेल ओबामा ने उनके लिए ट्वीट करके कहा है कि हमें आप पर गर्व है। रजत पदक के लिए बधाई। फिलिपिनो के मुक्केबाजी के दिग्गज मैनी पैक्विनो ने कहा कि जो एक बार चैंपियन हो वो हमेशा चैंपियन होता है। गॉड ब्लेस यू सिमोन बाइल्स। दोस्तों, आइए सुनते हैं विकलांग बच्चों के ऑनलाइन एजुकेशन पर आधारित एक आर्टिकल जो प्रसिद्ध हुआ है मशहूर प्लेटफॉर्म द वायर पर। इस लेख में कहा गया है कि समय समय पर राजनीतिक शक्तियों ने विकलांग लोगों का इस्तेमाल भोली भाली भारतीय जनता के आगे सहानुभूति तथा दान की भावना पैदा करने के लिए किया है। सरकार की दिखावे भरी समावेशी भावना का प्रचार करने के लिए एक दिन अचानक ही किसी कंसेंट के बगैर गणतंत्र दिवस की परेड में विकलांग समुदाय के लिए दिव्यांगजन जैसी कलंकित शब्दावली का उपयोग अधिकृत कर दिया जाता है। क्या विकलांग शब्द में कोई गड़बड़ थी? इसे छोड़ के एक ऐसा शब्द लगाया गया जिसे सुन के लगता है कि मानो विकलांग लोगों का परमात्मा से कोई कनेक्शन हो गया हो। ऐसे ही डिजिटल शिक्षा नीति सरकार की आत्मसंतुष्टि का एक प्रयास है। विकलांग बच्चों के लिए ई सामग्री विकसित करने के दिशा निर्देश 148 पन्नों का एक दस्तावेज है जिसे विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। लेकिन पूरे दस्तावेज में केवल सुलभ जानकारी बनाने पर जोर दिया गया है और इससे अधिक कुछ नहीं। जिन बच्चों को इंटरनेट तक पहुंच नहीं है उनके लिए तो ये किसी काम का नहीं है। इसके अलावा इसमें ऑनलाइन कक्षा को सुलभ बनाने के कोई उपाय नहीं दिए गए हैं, ना ही परीक्षाओं से संबंधित कोई मार्गदर्शन किया गया है। केवल ई सामग्री बनाने के तरीके के बारे में दिशा निर्देश विकसित किए गए हैं। ये सामग्री अभी भी विकास के अधीन है और इससे विकलांग बच्चे सक्रिय कक्षा सेटिंग से बाहर हो जाते हैं।
सामग्री पर आधारित इस शैली में छात्र और शिक्षक की आमने सामने की बातचीत पर कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। इतने बड़े पीएम ई विद्या कार्यक्रम का उन विकलांग बच्चों को क्या उपयोग जिनके पास नेट ही नहीं है। इसमें विकलांग बच्चों के लिए इंटरैक्टिव ऑनलाइन कक्षाओं का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सक्रिय कक्षा सेटिंग से बाहर रहने वाले विकलांग बच्चों की क्षमता, सामाजिक कौशल और मानसिक तथा भावनात्मक कल्याण प्रभावित हो रहा है। मौजूदा नीतियों के तहत शिक्षक विकलांग छात्रों की पहचान करेंगे और उन्हें ई सामग्री की ओर धकेल देंगे, न कि बाकी साथियों के साथ समावेशी वातावरण में शामिल करेंगे। हमें जरूरत है संचालन प्रक्रियाओं को विकसित करने की, शिक्षकों को ई सामग्री के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करने की, एक समावेशी वातावरण बनाने की, शिक्षा के एक पूरक विकल्प की। हमें चाहिए कि सरकार ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को सुलभ बनाने के लिए दिशा निर्देश लेकर आए। विकलांग छात्र अपने साथियों के साथ समान रूप से अपनी शिक्षा के अधिकार का प्रयोग कर पाएं। सीखने के लिए एकमात्र सुलभ तरीके के लिए वे ई सामग्री पर निर्भर ना रहें। दोस्तों, द वायर में छपे इस आर्टिकल में जावेद आबिदी फाउंडेशन के संयोजक मिस्टर रिशद शमीर के विचार जाहिर किए गए हैं। तमिलनाडु के त्रिची के आयुक्त श्री एस सिवरसु ने वैक्सीन लेने के लिए पीडब्ल्यूडी से की है रिक्वेस्ट। दोस्तों, त्रिची में रेगुलर कोविड वैक्सीनेशन कैंप्स चलाए जा रहे हैं, जिनमें पीडब्ल्यूडीज भी टीकाकरण करा सकते हैं। इन सेंटर्स पर विकलांगों के लिए अलग से कतार लगाई जाएगी, जहां 18 साल के ऊपर के दिव्यांगजन का टीकाकरण कराया जाएगा। विकलांगजन अपना पहचान पत्र दिखाकर टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आयुक्त श्री एस सिवरसु ने ये भी बताया कि जिला प्रशासन दिव्यांगों के लिए डेडिकेटेड 68 वैक्सीनेशन कैंप्स चला चुकी है, जिसमें लगभग 4500 दिव्यांगों का टीकाकरण पहले ही हो चुका है। दिव्यांगजन अधिक जानकारी के लिए डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0431241250। दुनिया की जनसंख्या के अनुपात में 15% लोग विकलांग हैं। तो फिर भारत में सिर्फ 2% लोग ही विकलांग कैसे? दोस्तों, ये सवाल किया है रिटायर्ड डायरेक्टर ISEC बेंगलोर के प्रोफेसर MG चंद्रकांत ने। टाइम्स ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक पॉलिसी में लिखते हुए उन्होंने इस कड़ी का दूसरा आर्टिकल प्रसिद्ध किया है। वे कहते हैं कि कई लोग सामाजिक बंधनों और अपने डर के कारण अपनी विकलांगता छुपाए रखते हैं, जिसके कारण भारत में विकलांग लोगों की संख्या अनुमान से ज्यादा ही है। अमेरिका में 1973 के पुनर्वास अधिनियम की धारा 503, 504 के तहत मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों में हियरिंग, सीइंग, स्पीकिंग, वॉकिंग, ब्रीदिंग, सेल्फ केयर और काम करने में अवरुद्ध लोगों को शामिल किया गया है। यह अधिनियम उनके साथ भेदभाव करने से रोकता है और रोजगार में योग्य सकारात्मक कार्रवाई की अगुवाई करता है। लेकिन करीब 20% की विकलांग आबादी वाले भारत में सरकारी नौकरियों में तक मामूली 4% का आरक्षण दिया गया है। ये जनगणना ही अनुचित है। इसमें विकलांगों को संख्या और अनुपात में कम करके आंका गया है। दुनिया की आबादी में 15% लोग विकलांग हैं। यूएस में 13% लोग और यूके में 20% लोग विकलांग हैं। लेकिन भारत जैसे बड़े देश में केवल 2% लोग ही विकलांग कैसे? और वो भी 2011 की जनगणना अनुसार। लोग सामाजिक कारणों से भी अपनी विकलांगता जाहिर नहीं करते। भारत में निश्चित ही इससे ज्यादा अनुपात है। ये लगभग 20% जितना हो सकता है। रोजगार के मामले में विकलांग जनों की आवाज दबा दी गई है। ये इसी गलत जनगणना का नतीजा है। विकलांगता पर विश्व रिपोर्ट ने माना है कि विकलांग लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, परिवहन और सूचना में पहुंच की बाधाओं से जूझ रहे हैं। जैसे जैसे महामारी बढ़ रही है, वैसे वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं विकलांगों की मदद और सेवा करने वाले समुदाय।
दोस्तों, यहाँ बात चल रही है तमिलनाडु राज्य की। यहाँ महामारी के पश्चात विकलांग लोगों के समावेशी जीवन के लिए समुदाय प्रगति कर रहा है। फ्रेंड्स, कोविड के बाद कई वृद्ध माता पिताओं की अपनी अडल्ट डिसेबल्ड बच्चों को संभालने की चिंताएं बढ़ गई। उनका सबसे बड़ा डर ये है कि उनके चले जाने के बाद उनके बच्चे की देखभाल कौन करेगा। अकीला वैद्यनाथन ने इस सवाल पर तब विचार करना शुरू किया था जब उनका बेटा निशांत श्रीराम सिर्फ 10 साल का था। उस समय उसके ऑटिज्म और बोलने में अक्षमता का पता चला था। अकीला बताती है कि हमने महसूस किया कि वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है और उसे देखभाल की जरूरत है। इसीलिए हमने विभिन्न विकल्पों के बारे में भी सोचा। एक महत्वपूर्ण सवाल ये था कि वो पूरे दिन क्या करेगा। वैद्यनाथन कहती है, संस्थागत सेटअप उन्हें उत्पादक रूप से संलग्न नहीं करते हैं। निशांत एक्टिव है, उसे बाहर खेलना पसंद है और वो जीवन में सभी अच्छी चीजों का आनंद लेना चाहता है। इसीलिए वैद्यनाथन और उनके पति ने कोयम्बतूर में कोवई केयर के साथ सहयोग करके एक समावेशी जीवित परियोजना शुरू की, जो बुजुर्गों के लिए सहायता प्रदान करती है। इसमें 10% स्थान विकलांग बच्चों वाले परिवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं। एक अन्य उदाहरण में बौद्धिक रूप से विकलांग एक 50 वर्षीय महिला हाल ही में अनाथ हो गई थी, लेकिन उसका जीवन यापन आसान था क्योंकि वो पहले से ही इस समुदाय में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रह रही थी। 55 वर्षीय वैद्यनाथन और उनका परिवार निशांत के साथ, जो अब 25 वर्ष का है, भविष्य में एक ऐसे सेटअप में रहने की कल्पना करते हैं जिसे उन्होंने खुद बनाया होगा। इस स्वतंत्र और समावेशी जीवन आंदोलन को चलाने वाले प्रमुख व्यक्ति ज्यादातर उनके जैसे माता पिता है, जिन्होंने चेन्नई में स्कैन यानी स्पेशल चाइल्ड असिस्टेंस नेटवर्क, तिरुवल्लुवर में क्लैप्स, कम्युनिटी लिविंग एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स जैसे संगठन बनाए हैं। तमिलनाडु में ग्रुप होम की प्रथा पहले से चली आ रही है, जहां एक अपार्टमेंट किराए पर लिया जाता है और विकलांग वयस्क अपने साथियों, परिवारों और देखभाल करने वालों के साथ वहां रहते हैं। स्कैन के सह संस्थापक और प्रबंधक न्यासी गोपीनाथन रामकृष्णन कहते हैं कि स्कैन के पीछे विचार ये था कि माता पिता देख सके कि उनके डिसेबल्ड एडल्ट बच्चों की देखभाल कैसे की जा रही है और उन्हें लगातार चिंता में रहने की जरूरत ना हो। अभी तक हमारे पास केवल संस्थानों और छात्रावासों की अवधारणाएं हैं, जहां विकलांग वयस्कों को एक साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है। कल्पना कीजिए कि जब आप अपने 30 और 40 के दशक में इन जगहों पर रखे जाते हैं, तो माता पिता अपने 70 के दशक में होते हैं। वे अक्षम होते हैं और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। ये अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि माता पिता को पता चले कि वे खुश हैं। हम डिसेबल्ड एडल्ट्स को भी निर्णय लेने की क्षमता देना चाहते हैं। दोस्तों, एक ऐसा ही अन्य कार्यक्रम है बिगिन टू लव इंटरडिपेंडेंटली विद सपोर्ट सिस्टम, यानी कि ब्लिस। ब्लिस नामक ये कार्यक्रम विकलांग महिलाओं के लिए एक ट्रस्ट डीड बना रही है। इसमें विद्या सागर नामक एक महिला है और उनकी माँ एक दृष्टिबाधित सेवानिवृत्त प्रोफेसर है, जो उनकी एकमात्र देखभालकर्ता भी है। विद्या को पूरे दिन पूर्ण समर्थन की आवश्यकता होती है। दिल्ली की एक वकील रोमा भगत डीड को अंतिम रूप देने में संगठन की और परिवार की मदद कर रही है। ब्लिस प्रोजेक्ट की सदस्य और डिसेबिलिटी राइट्स अलायंस की सदस्य सीमा सदाशिवन ने कहा है कि हम पहले से एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं कि जब माता पिता या प्राथमिक देखभाल करने वाले जीवित हो और सक्रिय हो और अपनी नजरों से पूरा कार्यभार देख सके। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आवर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
तो मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तो भारतीय राजनीति पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलस खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। या दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दानिश महाजन। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत। अगर आपके पास डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई न्यूज है तो आप danish.mahajan88@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसे अपने शो में शामिल करने की। दोस्तों, जब से यूपी सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आई है तब से डिसेबिलिटी सेक्टर में काफी उथल पुथल है। इस बिल का विरोध किया जा रहा है। हालांकि मैं काफी देर तक चुप था, लेकिन फिर मुझे लगा कि टेलीग्राफ में भी ओपिनियन आया है, द वायर में आया है, कई जगह पे आया है, तो आपके साथ मुझे साझा करना चाहिए और अपना प्रोस्पेक्टिव भी बताना चाहिए और साथ साथ आपका भी जानना चाहिए कि आप इस पे क्या सोचते हैं। एक्चुअली जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है उसमें ये कहा गया है कि आप 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कर सकते। तो 2 से ज्यादा बच्चे अगर आपके होते हैं तो आपको गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। ऐसी कई चीजें हैं जो रूल्स है। इसमें एक पैराग्राफ है जिसमें ये कहा गया है कि डिसेबिलिटी एंड डेथ के केस में ये जो है इट इज नॉट ए कॉन्ट्रोवेंशन, यानी ये लागू नहीं होता। तो जिनके घर में कोई डिसेबल्ड है या किसी बच्चे की पहले डेथ हो गई है तो उस पे ये जो बिल है वो लागू नहीं होगा। जब ये एक्ट बनेगा तो उस पे लागू नहीं होगा। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कहना ये है कि पहली बात तो आप हाउ कैन यू रिलेट डेथ एंड डिसेबिलिटी। डेथ एक सेपरेट चीज है और डिसेबिलिटी एक पूरी तरह से अलग चीज है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हालांकि राजस्थान में भी इस तरह के प्रावधान है, लेकिन तब आरपीडी एक्ट नहीं आया था, वो 2016 से पहले के हैं। तो सरकार जो है आरपीडी एक्ट को सीरियस नहीं ले रही और जो यूएनसीआरपीडी है उसको भी फॉलो नहीं कर रही। ये जो ओपिनियन वगैरह में आया है मैं आपके साथ वो साझा कर रहा हूं। अभी इसमें यह कहा गया है कि डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड की बात होनी नहीं चाहिए। जब हम इक्वल सोसाइटी की बात करते हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी की बात करते हैं, इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, तो फिर ये कहां से क्राइटेरिया है कि अगर डिसेबल्ड है तो आप पे ये लागू नहीं होता। तो इसमें कहा गया अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक डिसेबल्ड है और एक नॉन डिसेबल्ड है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उनको क्यों दिया जाए ये राइट कि भैया आप यू कैन गो फॉर थर्ड किड, कि आपका जो डिसेबल्ड है वो काउंट नहीं होगा। तो ये एक हिस्सा है जो बाकी सोचने वाला है कि लोग वही समझे कि डिसेबल्ड जो है वो तो काम का है ही नहीं। तो अब एक डिसेबल्ड है
तो वो 2 और कर सकते हैं, यानी कि डिसेबल्ड को जो है तरजीह नहीं दी जाएगी। ये हालांकि पेरेंट्स के विवेक के ऊपर है, तो इसके बारे में सोचना चाहिए था। मुझे ये लगता है, अब मैं अपनी बात करूं, कि हालांकि मैं भी एक्टिविस्ट के इस प्रोस्पेक्टिव से बिल्कुल अग्री करता हूं, साथ ही साथ मुझे लगता है जो कि एक तो टर्मिनोलॉजी थोड़ी चेंज होनी चाहिए थी। जब बिल बना रहे हैं तो डेथ एंड डिसेबिलिटी का कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल सही बात है। एक अलग से चैप्टर होना चाहिए था डिसेबिलिटी के ऊपर। दूसरी बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये सोच होगी नेताओं की, जब जिन्होंने भी ड्राफ्ट किया इस बिल को, कि बहुत सारे जो रूरल एरियाज में लोग हैं तो वो क्या करते हैं कि जब बहुत सारे जो पिछड़ी जगह पे हैं लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अगर उनके घर में कोई डिसेबल्ड बच्चा होगा तो वो क्या करते हैं, या तो उसको नदी में बहा देते हैं या सड़क पे छोड़ के आ जाते हैं। तो अगर उनको ये चॉइस नहीं दी जाती, क्योंकि हमारे देश में तो लड़का लड़की का भी बहुत ज्यादा भेद है अभी, तो लड़की को ही एक्सेप्टेंस नहीं है, तो डिसेबल्ड की एक्सेप्टेंस जो बहुत दूर की बात है। तो मुझे लगता है शायद ये प्रावधान इसलिए रखा होगा ताकि डिसेबल्ड समझ के लोग सड़क या कहीं छोड़ ना आए कि नहीं हमें तो नॉन डिसेबल्ड चाहिए, तो डिसेबल्ड हो गया, अब ये कर लिया तो 2 बच्चे ही कर सकते हैं, तो फिर क्या करें, या तो उसको मार देंगे या छोड़ देंगे। तो इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए मुझे लगता है कि यह प्रावधान होगा जिसके ऊपर भी एक्टिविस्ट को अपनी जो राय है वो जाहिर करनी चाहिए कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या सुजेस्ट करते हैं। आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ लॉ लगा दो, क्योंकि आपको पता है कि लॉ बन जाते हैं, फॉलो नहीं होते। लेकिन आज की डेट में अगर ये बिल नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों जो डिसेबल्ड है उन्हें सड़कों पर छोड़ के भाग जाते हैं, जो एनजीओ में छोड़ देते हैं, जो हॉस्पिटल के डस्टबिन में मिलते हैं। तो उस समस्या से भी निपटने के लिए मुझे लगता है कि ये कदम हो सकता है। इसमें मैं किसी भी सरकार को डिफेंड नहीं कर सकता, ये मेरा ओपिनियन है। तो डिसेबिलिटी पर अगर गवर्नमेंट अलग से चैप्टर बनाती तो ज्यादा बढ़िया होता, उसमें समझाती और स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करती इस बिल में, डिसेबिलिटी स्टेक होल्डर्स को, तो एक ज्यादा अच्छा हो सकता था। तो ये बहरहाल चल रहा था इस बिल को लेके। ये है, आपकी क्या राय है आप YouTube पे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेक्शन, ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इंडिया में कुल 920 एग्जीक्यूटिव पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 18 अगस्त 2021 है। देश भर के सभी औद्योगिक बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेस और ऑफिसेस में 920 एग्जीक्यूटिव पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इन पदों पर केवल स्नातक उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए विज्ञापन 3 अगस्त 2021 को जारी किया गया है। आवेदन करने के लिए आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ivbibank.in। इन पदों के लिए भर्ती संविदा के आधार पर की जाएगी। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया 4 अगस्त 2021 से शुरू हो चुकी है और आवेदन 18 अगस्त 2021 तक किए जाएंगे। आइए इन पदों पर भर्ती के लिए योग्यता की बात भी कर लेते हैं। करने के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है उसके हिसाब से आपको आवेदन करते समय ध्यान रखना है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय से कम 55% अंकों के साथ ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही यदि न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा की बात करें, 1 जुलाई 2021 तक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष से कम और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इन पदों के लिए भर्ती ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से की जाएगी। सिल्वर लाइनिंग्स में नौकरी का मौका। दोस्तों, दिल्ली में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पुरुष कंप्यूटर और स्पेशल एजुकेटर शिक्षक के लिए तत्काल नौकरी का अवसर है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन यानी आवश्यक पात्रता कुछ इस प्रकार है: NVDA
और जॉस के साथ उन्नत कंप्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन में स्नातक यानी बैचलर की डिग्री आवश्यक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अच्छा संचार कौशल माने के कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना जरूरी है। इस पोस्ट के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करने वाले उम्मीदवार की अपेक्षा की जाती है। यदि आपके पास ये योग्यताएं और कौशल है तो कृपया अपना बायोडेटा प्रीति मोंगा को भेजें। उनका ईमेल आईडी है preeti.monga@gmail.com या आप अपना बायोडेटा व्हाट्सएप करें। नंबर है 9871701646। कृपया इस संदेश को अपने सभी संपर्कों के साथ शेयर करें। जॉब अलर्ट्स के बाद अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया दिव्यांगजन का पहला डिलीवरी हब। मध्य प्रदेश के शांति एक्सप्रेस में उज्जैन में एक 60 वर्षीय दिव्यांग व्यक्ति का शव दिव्यांग कोच से पंखे से लटका मिला। मानसिक रूप से दिव्यांग व बेघर व्यक्तियों को बचाने के लिए चेन्नई में अभियान शुरू। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने लिया निर्णय, कहा सब डिविजनल हॉस्पिटल स्तर पर बनवाया जा सकेगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र। यूएस की जिम्नास्ट साइमन बायल्स ने टोक्यो ओलंपिक से मानसिक स्वास्थ्य के कारण किया नाम वापस। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।